जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। करबद्ध प्रार्थना है मित्रों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करें ही करें। आपके लिए मात्र 10-20 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही छोटी मोटे अनदेखे अनसुने इतिहास को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, मैं तुड़ाजी आंग्रे का चरित्र पढ़ रहा था और चरित्र पढ़ के मैं चौंक गया कि श्री शिवराय के बुद्धि चातुर्य, उनकी दूरदृष्टि, जितनी सराहना कम करूँ कम है, जितनी सराहना करूँ कम है। क्योंकि बदलती हुई जो विश्व व्यवस्था थी वो उन्होंने बहुत जल्दी भाप ली थी और उनके समय में उर्वरित जो भारत था वो सब भारत पुराने तरीके अपनाए मग्न था। मैंने शिवराय चरित्र मित्रों कम से कम 20 बार पढ़ा है और विश्वास रखो जैसे मेरी उम्र बढ़ती है और गहराई से मैं जाके पढ़ रहा हूं और हर बार मित्रों, हर बार इस महापुरुष की अद्भुत प्रतिमा का दर्शन मुझे होता है। वैसे बता दूं कि औरंगिया भी बंगाल के मोमिन और अराकान आर्मी के विरुद्ध उसने भी मुगल नौसेना बनाने की एक वाहियात कोशिश की थी। इतनी बुरी तरह से पीटा है, इतनी बुरी तरह से पीटा है, क्या बताऊं। एक 5-10 एपिसोड तो उस पर करने पड़ेंगे। अच्छा, ये बात हो गई समुंदर की। वो ऊपर आसाम में ब्रह्मपुत्र के पानी में महानायक लचित बोरफुकन ने उससे बदतर मुगल सैनिकों का हाल किया, उनके जहाजों का हाल किया। उसका एक वजीर था वली औरंगिया, उस वजीर का नाम था जफर खान। अब जफर खान ने उसके कान में थोड़ी सी अकल सिखाई, उसको वास्तविक परिस्थिति का एहसास करवाया, तब जाके औरंगिया ने वो नौसेना बनाने का जो ख्याल था ना, वो तब छोड़ा है। हालांकि अहंकार से लब्ध ये औरंगिया का एक परम मित्र सिद्दी, सबको सिद्दी का मैंने आपको सुनाया है। अब सिद्दी के पास तोपों से लेस जहाज जरूर थे और उनकी क्षमता भी काफी बड़ी थी। 300 से 400 टन के जहाज सिद्दी के पास थे। वैसे हम सब जानते हैं 1659 में श्री शिवराय में आने वाली परिस्थिति को समझकर नौसेना की नींव रखी थी, ये हम जानते हैं। उन्होंने ही कान्होजी आंग्रे को अपने हिंदवी स्वराज्य का नौसेनापति की जिम्मेदारी कान्होजी पे सौंप दी थी। हिंदवी स्वराज्य के एक कवि थे कविंद्र ने शिव भारत लिखा। इस महाकाव्य में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यूरोप के जहाज की युद्ध करने में यूरोप के जहाज लगभग अजेय है। तो यूरोप के जहाजों की तारीफ कविंद्र ने की थी। कान्होजी ने इसे बड़े गंभीरता से लिया। उसने एक पुर्तगाली भगोड़े थे, ग्रुप में थे, 8-10 थे और वो नाविक थे, तो उन सबको अपने यहाँ नौकरी में रखा। जमैका का एक था जॉन प्लेंटेन। ये जॉन प्लेंटेन समुद्री डाकू था, लेकिन वयपरत्वे अब वो लूटमारी और ये डकैती से अब बहुत ऊब चुका था और भारत में रहने की इच्छा रखता था। तो भारत में वो तो जानता था कान्होजी आंग्रे को। कान्होजी आंग्रे के पास गया, कान्होजी आंग्रे से विनती करी तो कान्होजी ने उसको अपने साथ जोड़ लिया। एक डच भी था, ऐसे ही भगोड़ा ही था, उसको भी कान्होजी ने बुलाया और अपने बेड़े का कप्तान बना डाला। 1699 आते आते स्वराज्य के नौसेना में 10 ग्रैब जहाज और 50 गैल्विट शामिल हो गए थे। अब उसमें कुछ
ग्रेब जो थे ये 400 टन तक जितने बड़े थे। मित्रों, एक ग्रेब में 2 से 3 मस्तूल होते थे जो उथले निचले पानी में चलने में सक्षम होते थे। लंबाई से ज्यादा ग्रेब की चौड़ाई ज्यादा हुआ करती थी। उस जहाज का जो अग्र था वो भूमध्य सागरीय पोत जैसे पुराने जमाने में होते थे वैसे ही था। प्रत्येक ग्रैब पे 16 तोपे और 150 नौसैनिक तैनात किए जाते थे। गैलवेट दूसरे प्रकार के थे। गैलवेट आकार से छोटे जहाज थे। 120-150 टन के आसपास के क्षमता के ये जो गैलवेट है इनमें 6 तोपें होती थी और 60-65 तक सशस्त्र नौसैनिक हुआ करते थे। इन जो कर्मी दल थे उनके पास बंदूकें भी रहती थी, तलवार भी रहती थी। 45-50 चप्पू वाले भी साथ थे। इस गैलवेट की रफ्तार मित्रों लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हुआ करती थी। 6 पाउंडर तोपों को कस के गैलवेट पे डेक पे बांधा जाता था और फिर वो दागी जाती थी। लेकिन जब दागी जाती थी मित्रों तो ये गैलवेट उस धक्के से जोर से पीछे खिसक जाती थी। तो ये एक फॉल्ट गैलवेट में था क्योंकि हल्की थी। लेकिन मराठा ने दोनों बाजू गैलवेट गन के तोप दागने के बजाय रोमन पद्धति अपनाई। रोमन पद्धति में बाजू में तोपें नहीं लगा करती थी बल्कि सामने तोपें लगा करती थी। तो हवा का रुख देख के मराठे तोपें दागने लगे। जैसा मैंने कहा कि एक परेशानी तो ये थी की संख्या बड़ी कम हुआ करती थी और दूसरा पंक्ति में हमला नहीं किया सकता क्योंकि बेड़ा की जो पंक्तियां थी वो 1, 2, 3 या एक मुख्य बीच में और सराउंडिंग बाकी छोटी जहाज, छोटी नावें। इस पद्धति का जो ये है प्रपोर्शन है वो नहीं बन पाता था, तो वो बड़ा हमला नहीं कर सकती थी। कान्होजी ने गैलवेट में चातुर्य से बदलाव लाए। उसने उसको 2 हिस्से में बांट लिया। कुछ गैलवेट की तोपों के साथ गहरे समुद्र में उनको भेज दिया और कुछ गैलवेट जो थे वो बिना तोप के सैनिक बढ़ा दिए। 300 सैनिक तक उथले पानी में तट से नजदीक समुद्र में बहुत तेजी से वो गैलवेट उसने चला दी। ये एक अचंभित करने वाला अद्भुत निर्णय मित्रों कान्होजी का साबित हुआ और इसी कारण से 18वें शतक के आरंभ में लगभग 95% आक्रांताओं के जो जहाज थे वो कान्होजी उन जहाजों से 5,000 रुपए तक का टैक्स वसूलता था। ये तकरीबन 40-45 साल चलता रहा। फिर आगे 1739 में जाके आगरे के 17 जहाज का बड़े बेड़े को पोर्तुगीजों ने मात दे दी और आगे 1759 आते आते पेशवा के साथ संयुक्त सेना बना के अंग्रेजों ने आगरे का सारा तोपखाना भयंकर बमबारी करके उड़ा दिया। विजय दुर्ग में उनको जो विजय मिली उस रात को उसने विजय दुर्ग लूटा अंग्रेजों ने। वहां लूट में उनको 10 लाख की नकदी मिली। वो भी पूरी की पूरी नकदी अपने साथ लिए मुंबई भाग गए। पेशवा ने अंग्रेजों का साथ दिया। किसको? तुड़ाजी आंग्रे को हराने। वाह भाई वाह। खैर इसकी पूरी आंग्रे और बाकी विजय दुर्ग वगैरह की कहानी विस्तार से आगे आने वाले पेशवाई भाग में तो मैं दूंगा ही। आप जरूर सुनेंगे और उसका आनंद उठाएंगे। वंदे मातरम।